हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में 3 सेक्शन है। प्राचीन इतिहास, जिसे एंशिएंट इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा सेक्शन है मेडाइवल हिस्ट्री, जिसे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। जिसमें हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। तो आइए बिना समय गमाए हुए हम देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इतिहास सबसे पहले जो इतिहास की बात है, इतिहास कहते हैं किसको है पहले समझो। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बस एक लाइन समझ लो कि अतीत का अध्ययन इतिहास है। अतीत मतलब होता है बीता हुआ जो बात है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मित्रों, नानी घर में पानी भर लियो, वही इतिहास है। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास जैसे हर माता पिता अपने संतान को जन्म देते हैं, उसी तरीका से हेरोडोटस अपने ढेरमा ढेनिया को जन्म नहीं दिए हैं। एक तरीके से इसको लेखन शैली के रूप में स्पष्ट करने का काम किया है। जैसे एक बार का बात था कि हेरोडोटस महोदय के थोड़ा सा वो कहानी सुना देते हैं कि हेरोडोटस बेचारे की शादी हुई तो वो ससुराल गए। बहुत अच्छी बात है, ये तो गौरव की बात है कि जाना ही चाहिए। गृहस्थ जीवन का ये हमारे विचार है। तो जब हेरोडोटस बाबू निकले, घर से निकले, तो इनको सब लोग ससुराल वाले लोग इनको कुंवर सिंह कहते थे। कुंवर सिंह है ना, वीर कुंवर सिंह नहीं, कुंवर सिंह। तो जानते हैं इनको जब नाम कुंवर सिंह था ना जी, तो हुआ क्या एक्चुअली में कि ससुराल वाले कुंवर सिंह कहने लगे, लोग कहने लगे। तो ये एक चीज जानता था, तो ससुराल वाले लोगों को कहा कि देखिए, किसी भी नाम के आगे कु लग जाए तो वो अशुभ होता है, और नाम के आगे सु लग जाए तो वो शुभ होता है। जैसे कुप्रथा, कुव्यवस्था, कुप्रशासन, ये बेचारा माए बाप इनको रटवा करके भेजा था। तो लड़का सोचा कि भाई हमको कुंवर सिंह ना कहिए, कु वाला नाम खराब होता है। तो कहा कि इनको पता था कि सु वाला नाम बढ़िया होता है, तो ये कहा कि कुंवर सिंह ना कहिएगा, स से कहिएगा। तो अगला दिन से सब कहने लगा कुंवर, कु के आगे सल सु लगा दिया तो हो गया कुंवर से सुअर सिंह। अब इसको ससुराल वाले सब लोग कहने लगा सुअर सिंह। तो इसी कहे कि वाह क्या नाम है, बताइए तो जरा। ऐसा मूर्ख हेरोडोटस बाबू थे, सोचिए जरा। ये इतिहासकार, इतिहास के पिता हैं। कभी कभी कुछ लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन इतना महामहिम होते हैं कि भले हमको लगता है कि वो मूर्ख है, लेकिन उनकी चालाकी, उनकी ताकत, उनकी सौभाग्य, उनकी नैतिकता बहुत आगे ले जाता है। तो शालीनता को समझे। इतिहास को 3 खंड में बांट के देखें तो सबसे पहले कहा गया है कि प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम 3 भाग में बांट रहे हैं। इसमें प्राक ऐतिहासिक काल है, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आता है। 3 काल आते हैं। किस में भाई? तो प्राक ऐतिहासिक काल में। अब पूरा पाषाण काल क्या है मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूं, अभी थोड़ा सा बस जान लीजिए। आद्य पूरा प्राक पाषाण काल का सीधा सा अर्थ है कि जिसमें कुछ बातें नहीं तो लिखी गई है न पढ़ी गई है, ऐसा चीजें हैं प्राक ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो कुछ बातें लिखी तो गई, लेकिन कुछ बातें पढ़ी गई, सभी बातें नहीं पढ़ी गई, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल की बात है। और फिर अगर हम आपसे बात कहें तो अगला है ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल, नेहरू का काल, विश्व इतिहास वगैरह सब इसमें शामिल है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी, कांस्य युग, हड़प्पा युग प्रमुखता शामिल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते चले मित्रों, भाइयों एवं बहनों। आगे देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? अभी प्राक ऐतिहासिक काल देख रहे थे, हमने अभी बोला कि जिसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था, नहीं जानता था, माफ करिएगा, केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला। पुरातात्विक जो ज्ञान थे, पुराना जो साक्ष्य था, उसी के आधार पर जानकारी प्राप्त हुआ, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाया। आपको बता दें, प्राक ऐतिहासिक काल में अभी पाषाण काल देखे थे भाइयों एवं बहनों, तो अब जानते हैं पाषाण काल किसको कहते हैं? जिसमें मानव पत्थर के औजार,
हथियार के लिए उपयोग करता था ना, तो पाषाण काल था। माने पत्थर फेंक करके किसी को माथा फोड़ दीजिए तो काल को पाषाण काल कहते हैं। और उसको 4 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भाग में कौन कौन बांटा गया है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा भाइयों एवं बहनों, पूरा पाषाण काल कहता है कि यह मानव का प्रारंभिक समय था। और जो प्रारंभिक समय है वो आदि मानव का समय था। मानव तो था लेकिन आदि मानव था। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मनुष्य खानाबादोष था। खानाबादोष का अर्थ होता है खाद्य संग्राहक, खाली खाने पर ध्यान देता था और इसका उद्देश्य था जानवर के भांति शिकार करना और जानवर के भांति मार पीट के खाना, यानी सब काम करें तो जानवर के भांति करें। और ये आपको बता दें, मानव की सबसे बड़ी इस समय की उपलब्धियां रहा कि मनुष्य आग खोज लिया। और आप जानते हैं जहां आग का खोज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जहां आग का खोज हो जाएगा, आप ही बताइए मांस को गरम के सिझा के मार के लपेट के पेट भर ले रहेगा कि नहीं भर ले रहेगा। अब बताइए, प्रश्न सवाल पूछेगा आग का खोज किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और इतना ही नहीं, सवाल बहुत सा बनेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर ही हम बात कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़िए, मध्य पाषाण काल में, तो अब ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल का ही एक भाग था। इसमें मनुष्य कुछ नहीं किया, हथियार को सिर्फ छोटा कर दिया। हथियार को छोटा किया, नुकीला किया। छोटा करने से मारने में जरा आसान होता था। और इतना ही नहीं भाइयों एवं बहनों, अंत्येष्टि के काम करते थे। अंतिम संस्कार उंस्कार होने लगा, आदमी मर गया तो दफनाने का काम चलने लगा। आदमी को नहीं दफनाइएगा, सड़गल जाएगा, चील कौए खाएंगे, तो ये मनुष्य के जीवन है, मनुष्य के जीवन नहीं कहते हैं। तो ये चलते ध्यान दीजिए। अगला है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव अस्थाई आवास बना लिए। अस्थाई आवास बना करके मियाज खुश करके रह रहे थे। और कहने का मतलब है कि जब अस्थाई आवास हो जाएगा तो खेती उती करने लगा, कृषि कार्य होने लगा, पशु पालने लगा। इतना ही नहीं मित्रों, पहिया उहिया भी खोज दिया। अब पहिया खोजा तो खोजा, मन का घड़ा की खोज किया। और जब घड़ा की खोज इन्होंने कर दिया तो भाई कोई भी चीज सामान रखने के लिए आसान होने लगा। आपको एक बात और बता दें, एक बात ध्यान रखिएगा, मानव 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान में आप चले जाइए, अभी वर्तमान जो स्थिति है वहां 2 पर्वत है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। वो दोनों के बीच में कृषि से संबंधित जौ और गेहूं मिला है। जौ और गेहूं मिला है। तो जौ और गेहूं क्यों मिला, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई इसीलिए आप देखिएगा किसी भी पूजा पाठ में लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जौ का इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि जौ जो है वो प्रथम जौ व गेहूं जो है वो प्रथम क्या है, तो एक तरीके का प्रथम फसल है और इसी कारण इसका महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। मित्रों आगे की ओर देखें दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं तो आगे सवालात पैदा होता कि मानव द्वारा क्या किया गया उत्तर नवपाषाण काल में, तो पशु पाला गया और पशु कुत्ता था और कुत्ता को कहा जाए तो पालतू बनाया गया। और ध्यान रखना है अगला एक और काल है ताम्रपाषाण काल। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पशु जो कुत्ता है वो किसके काल में पाला गया था, तो भाई नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में पाला गया था। आगे देखिए ताम्रपाषाण काल, आप जानते हैं कि तांबा का जिस काल में खोज हुआ है वो ताम्रपाषाण काल का बात कर रहा है। इसमें औद्योगिकरण, क्योंकि तांबा का जब खोज हो जाएगा तो उद्योग भी चलेगा और उद्योग भी बढ़िया से चलने लगा और जो है औद्योगिकरण का विकास हुआ। और कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता जो आगे चल के मिलता है वो इसी का परिणति है। देखिए आगे सवाल भी है कि इस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था, तो पाषाण काल में सवाल भी आया किस स्थान में पहली बार चावल की साँच मिली, तो इलाहाबाद के कोल्डीवा से प्राप्त हुआ। आगे की ओर देखिए, अब हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल देख लिए। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग चारों को बढ़िया से देखे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हम लोग चारों को अच्छे तरीके से समझे हैं। आगे की ओर देखते चलिए। उसके बाद आइए, तो अगर आप बात करें हम तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, तो जिस काल में मानव द्वारा लिखी गई जो लिपि है वो पढ़ा नहीं जा सका।
किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और जो है इस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अब देखिए सिंधु सभ्यता है क्या, इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता से भी सवाल आवत है। अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी के तट पर ही सभ्यता का विकास हुआ था, और सिंधु तट पर जब इस सभ्यता का विकास हो गया था, इसीलिए जो है इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। आपको हम बता दें, सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के आसपास हड़प्पा नामक शहर का खोज हुआ था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना दोस्तों। तो यही चलते सिंधु सभ्यता को खुदाई के समय सबसे पहले हड़प्पा शहर मिला था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी जानकारी देने वाला चार्ल्स मैसन जी थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने दिया, ये सवाल पूछ सकता है। और इतना ही नहीं, इसका जो सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम साहब ने किया। जो सर्वेक्षण किया, जो सर्वे इन्होंने किया, वो जेम्स कनिंघम ने किया। और इन्होंने आओ सिंधु सभ्यता का वर्ग किलोमीटर का जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखा गया। एक त्रिभुजाकार इसकी आकृति है और 13,000 किलोमीटर में इसका विकास देखने को प्रतीत होता है। और आपको मैं बता दूं, वर्ग किलोमीटर मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर करके निकाला जाता है। और उसके बाद आपको मैं बताऊं तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया। तो 3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, फटाक से जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने दिया, ध्यान देना है। दूसरी बात, सिंधु सभ्यता जो है वो उसकी सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया, तो जेम्स कनिंघम ने किया, सवाल पूछेगा। और एक सवाल और आपसे बनेगा कि इसका नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने दिया। अरे पिता के माता पिता जो है वो जन्म देने वाला कोई और थे, जेनेटिकली माता पिता कोई और थे, पालन पोषण करता कोई माता पिता और थे, खिला पिला के जवान करने वाला कोई और है। अब बिक गया तो ससुराल चल गया, ससुराल के फेरा में रहता है, माई बाप का कोई वैल्यू नहीं देता, ऐसा भी बाल बच्चा होवत है। तो ये चलते है कुंवर सिंह, सुअर सिंह मत बनो, कुंवर सिंह बनो, अभी जैसा हमने कहानी बताया दोस्तों। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। खोदने वाला व्यक्ति अलग है, सबसे पहले खुदाई कौन किया, तो दयाराम साहनी ने किया। और सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार रहा, जैसा कि मैंने पहले बता भी चुका हूं दोस्तों।